चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज नोट्स लिखवा लेते हैं और कल अपन समझ लेते हैं। ठीक है बेटे। तो लास्ट लाइन हमारी थी कि जो वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, जो वृत्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं वो परागकण क्या हो सकते हैं, सुयोग्य भी हो सकते हैं और अयोग्य भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हमने कहा था कि सुयोग्य और अयोग्य कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। या तो उसी प्रजाति का कोई परागकण हो सकता है, ठीक है, जिससे वृत्तिकाग्र निषेचन करना चाहती है, या फिर कुछ ऐसे दूसरे परागकण भी हो सकते हैं जो दूसरी प्रजाति के होते हैं। ठीक है। मान लीजिए वृत्तिकाग्र तो किसका है, सोयाबीन का है, लेकिन उस पर सोयाबीन का भी परागकण आया है और किसका परागकण भी आया है, गेहूं का परागकण भी आया है। तो उस वो निषेचन किसके साथ करेगा, सोयाबीन के परागकण के साथ ही करेगा, गेहूं के परागकण के साथ नहीं करेगा। तो यहाँ सोयाबीन का जो परागकण है वो क्या है, वो कहलाता है सुयोग्य। ठीक है। और जो दूसरा परागकण है दूसरी प्रजाति का है या दूसरे वंश का है उसे कहेंगे हम क्या, अयोग्य। ठीक है। तो वृत्तिकाग्र में यह योग्यता होती है कि वो सुयोग्य परागकण और अयोग्य परागकण को पहचान ले। यदि परागकण सुयोग्य है तो उसमें से वो पराग नली के अंकुरण को प्रेरित करती है, माने कि अंकुरण को होने देती है। ठीक है। और अंकुरण के बाद उससे क्या बनती है, पराग नली बनती है। ठीक है। और ये पराग नली वृत्तिकाग्र और अंडाशय से होती हुई अंत में कहाँ पहुंचती है, अंत में बीजांड में पहुंचती है। ठीक है। ये बात हमने बात कर ली थी, क्लियर। और बीजांड के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक अंड होता है। क्लियर है भाई। तो सुयोग्य परागकण के अंकुरित होने और उससे पराग नली बनकर कहां तक पहुंचने, कहां तक पहुंचने, बीजांड तक पहुंचने। ठीक है। इन सब के लिए या इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा, इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं रसायन। ठीक है, केमिकल। और किसके केमिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं परागकण में मौजूद रसायन और स्त्री केसर पर मौजूद रसायन। ठीक है, दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो ये बात लिख लेते हैं अपन कि भाई वो अयोग्य करेगी, करार देगी, या सुयोग्य करार देगी, और सुयोग्य है तो वो अंकुरित होने देगी और पराग नली को वृद्धि करने देगी। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है केमिकल पर। ठीक है। केमिकल के आपस में संवाद पर या संकर्षण पर डिपेंड करता है। ठीक है। किस किस के केमिकल के आपस में संकर्षण पर डिपेंड करता है, परागकण और स्त्री केसर के संकर्षण पर निर्भर करता है। तो लिखिए अगली वाली लाइन। एक स्त्री केसर द्वारा, पैरा चेंज करिएगा, एक स्त्री केसर द्वारा पराग के, एक स्त्री केसर द्वारा पराग कण के, पराग कण को, एक स्त्री केसर द्वारा पराग कण को पहचान कर, पहचान कर उसे स्वीकार या अस्वीकार, पहचान कर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना, उसे स्वीकार या अस्वीकार करना किस पर निर्भर करता है, स्वीकार व अस्वीकार करना पराग कणों व स्त्री केसर, पराग कणों व स्त्री केसर पर मौजूद, पराग कण व स्त्री केसर पर मौजूद रासायनिक घटकों, रासायनिक घटकों के संकर्षण पर निर्भर करता है, के संकर्षण पर निर्भर करता है। संकर्षण पर निर्भर करता है। हवा की ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही क्योंकि छत पे पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना हवा की आवाज। संकर्षण पर निर्भर करता है।
ठीक है, आप पैरा चेंज कीजिए। तो ये तो बात हो गई कि योग्य है और या फिर सुयोग्य है। ठीक है, वापस देखो शुरू से कि जब भी परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया द्वारा वृत्तिकाग्र पर एक सुयोग्य परागकण भी आ सकता है और अयोग्य परागकण भी आ सकता है। सुयोग्य, यदि सुयोग्य परागकण है तो वृत्तिकाग्र उसे स्वीकार करेगी और स्वीकार करके उसको क्या होने देगी, अंकुरित होने देगी और उसकी परागनली को वृद्धि भी करने देगी। लेकिन अयोग्य है तो न तो उसे अंकुरित होने देगी और अगर अंकुरित हो गया तो परागनली को वृद्धि नहीं करने देगी। ठीक है, वृत्तिकाग्र या स्त्री केसर द्वारा सुयोग्य और अयोग्य परागकणों को इस तरह से पहचानना निर्भर करता है परागकण और स्त्री केसर पर मौजूद रसायनों पर। ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि यदि सुयोग्य है तो क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए, यदि यदि परागकण सुयोग्य है, रुकिए रुकिए एक मिनट, यदि सुयोग्य परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है, ये लिखिए, यदि सुयोग्य परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है, यदि सुयोग्य परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है, बेटा आज लिख रहे हैं, समझेंगे कल इसको वापस से। ठीक है, यदि सुयोग्य परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब तब क्या होता है बेटा, उस वक्त जो परागकण होता है उस परागकण की जनन छिद्र से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, परागनली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए आगे, क्या लिखा अपन ने लाइन, यदि सुयोग्य परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तब तब परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से, तब परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से, तब परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका उत्पन्न होती है, एक पराग नलिका उत्पन्न होती है। एक पराग नलिका उत्पन्न होती है। ठीक है, देखो वैसे होती तो बहुत सारी उत्पन्न है लेकिन उनमें से एक ही ज्यादा वृद्धि करती है ना। आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे कि उत्पन्न तो दो तीन पराग नलियां होती हैं अंकुरण के दौरान, लेकिन वृद्धि केवल एक ही करती है उनमें से। ओके, देखिए आपने, जनन छिद्र से एक पराग नली उत्पन्न होती है। अब उत्पन्न होने के बाद क्या करती है भाई, ये उत्पन्न हो गई, उत्पन्न होने के बाद ये पराग नली का वृद्धि करती है और कहाँ वृद्धि करती है, वृत्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है। ठीक है भाई, तो लिखिए आगे, पराग नलिका वृत्तिकाग्र और वृत्तिका के उत्तकों के माध्यम से, पराग नलिका वृत्तिकाग्र और वृत्तिका के उत्तकों के माध्यम से, रिपीट करना तो, पराग, हाँ बेटा वापस सुने, पराग नलिका वृत्तिकाग्र व वृत्तिका के उत्तकों के माध्यम से, देखो अपन तो आज लिख रहे हैं ना बेटा, कल समझाऊंगा मैं सारी चीजें, आज लाइट्स प्रॉब्लम कर रही हैं बार बार। पराग नलिका वृत्तिकाग्र व वृत्तिका के उत्तकों के माध्यम से, वृत्तिका तथा वृत्तिकाग्र के उत्तकों के माध्यम से, पहले वृत्तिकाग्र लिख लो कोई नहीं, है ना, वृत्तिकाग्र व वृत्तिका के उत्तकों के माध्यम से वृद्धि करती हुई, वृद्धि करती है, ये लिख लो, वृद्धि करती है, वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है, वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है।
ठीक है भाई। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि मान लीजिए ये परागकण है, ठीक है, और इससे क्या हो गया, पराग नलिका का अंकुरण हो गया। ठीक है, अब यहां पर वेरिएशन आती है दो जगहों पर। दो जगहों पर क्या वेरिएशन है बेटा, कि हमने पढ़ा था कि कुछ पादपों में परागकण कैसे होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक तो कायिक कोशिका होती है और दूसरी जनन कोशिका होती है। ठीक है, और कुछ पादपों में हमने क्या देखा था कि कुछ पादपों में जो परागकण होते हैं वो तीन कोशिकीय होते हैं, जिनमें तो एक कायिक कोशिका होती है और दूसरे दो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, तो जब पराग नलिका वृद्धि करती है इस मामले में, इस मामले का मतलब होता है किस अवस्था में, द्विकोशी की अवस्था में अंकुरण हुआ। तब अंकुरण के बाद ये जो जनन नलिका है, जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है और दो नर युग्मक बनाती है। और ये दोनों नर युग्मक कहां चले जाते हैं फिर, पराग नलिका के अंदर चले जाते हैं। किससे बनते हैं दो नर युग्मक, जनन कोशिका से। तो हम यही लिख रहे हैं, लिखिए पैरा चेंज करके। कुछ पादपों में पराग कण दो कोशी की स्थिति में होते हैं, कुछ पादपों में पराग कण दो कोशिक स्थिति में होते हैं, कुछ पादपों में पराग कण दो कोशिक स्थिति में होते हैं, दो कोशिक स्थिति में होते हैं। बता दें बेटा कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, कोष्टक में लिखिए। एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका। एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका, और कोष्टक बंद कर दो। ठीक है भाई। चलिए, तो पहली स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, है ना, जब क्या होता है, द्विकोशी की अवस्था में होता है। तो आगे लिखिए, इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है, इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है, इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है, जनन कोशिका विभाजित होती है, और और वृत्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान, और वृत्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान, पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों को बनाती है, पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों को बनाती है। ठीक है, अब तीसरी दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब कितनी कोशी की स्थिति में होता है परागकण, त्रिकोशिक स्थिति में होता है। और त्रिकोशिक स्थिति में क्या होता है, वही जनन छिद्र से पराग नली बनती है, और पराग नली के बनते ही ये दोनों नर युग्मक कहाँ पहुंच जाते हैं, पराग नली में पहुंच जाते हैं। ठीक है, पराग नली के निर्माण के दौरान ही दो नर युग्मक पराग नली में पहुंच जाते हैं। तो लिखिए इसे, पैरा चेंज कीजिएगा। जिन पादपों में पराग कण तीन कोशिक स्थिति में होते हैं, जिन पादपों में पराग कण तीन कोशिक स्थिति में होते हैं, जिन पादपों में पराग कण तीन कोशिक स्थिति में होते हैं, वहां पराग नली का शुरुआत से ही, वहां पराग नली का शुरुआत से ही, शुरुआत से ही
दो नर युग्मकों को ले जाती है। वहां पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। लिख लिया भाई सबने? सुमित लिख लिया बेटा? सुमित पाटीदार लिख लिया बेटा? हाँ बेटा, आज की प्रॉब्लम है यार, वो लाइट, आज मौसम खराब हो रहा है तो लाइट्स बार बार प्रॉब्लम कर रही हैं, तो आज केवल लिख लो, है ना, कल समझेंगे इसको शुरू से। ठीक है। तो देखो, हमने शुरुआत में बात करी किसके बारे में, कि भाई वृत्तिकाग्र पर परागण होता है, परागण होता है तो योग्य भी होते हैं और अयोग्य भी होते हैं। ठीक है। फिर हमने बात करी कि जो योग्य होता है उसके साथ क्या होता है, और जो अयोग्य होता है उसके साथ क्या होता है। ठीक है। फिर हमने डिटेल बात करी कि अगर योग्य है तो वो जनन नली से पराग नली निकलेगी, और वो वृद्धि करती हुई वृत्तिकार से कहाँ पहुंच जाएगी, अंडाशय पहुंच जाएगी। ठीक है। और क्या होगा उस पराग नली में, उस पराग नली में दो स्थितियां बनेंगी। अगर परागकण द्विकोशी की स्थिति में है तो जनन कोशिका विभाजित करके दो नर युग्मक बनाएगी। ठीक है। और वो नर युग्मक बाद में पराग नली में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर परागकण त्रिकोशी की अवस्था में है, जिसमें दो नर युग्मक एक इकाई कोशिका होती है, तब पराग नली के बनने के साथ ही ये दोनों नर युग्मक कहां पर चले जाएंगे, पराग नली में रहेंगे। अब चलिए, ये बात हो गई कि भाई पराग नली में कैसे भी करके ये दो नर युग्मक आ गए। अब क्या करेगी भाई पराग नली, अब ये पराग नली वृद्धि करेगी। ठीक है। और वृद्धि करके कहाँ जाएगी, वृद्धि करके अंडाशय में पहुंचेगी, और अंडाशय में कहाँ पहुंचेगी, बीजांड में। ठीक है। तो हम डायरेक्ट बीजांड बना लेते हैं। ठीक है। ये बीजांड है, और बीजांड के अंदर क्या होता है आप सबको याद है, बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है। और मादा युग्मकोद्भिद में कितनी कोशिकाएं होती हैं, सात। इधर ये एक बड़ी अंड कोशिका और ये दो सहायक कोशिकाएं हैं। ये पीछे वाली तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, और यहाँ पर द्विकेंद्रीय कोशिका है। आप सबको पता है। ठीक है। तो जो पराग नलिका होती है, वो पराग नलिका वृद्धि करती हुई अंडाशय में पहुंचती है, और अंडाशय में पहुंचने के बाद बीजांड के बीजांड द्वारीय सिरे में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि वो क्या करेगी, अंकुरण करेगी, और अंकुरण करने के बाद वो कहाँ होगी, वृद्धि करेगी, वृत्तिका से कहाँ पहुंचेगी, अंडाशय। अब हम बात कर रहे हैं अंडाशय में पहुंचने के बाद वो कहाँ प्रवेश कर जाएगी, बीजांड में। और ध्यान रखिएगा, बीजांड में वो कहाँ से प्रवेश करती है, मोस्टली ज्यादातर वो प्रवेश करती है बीजांड द्वार से। आपको पता है बीजांड द्वार क्या होता है सबको, है ना? ठीक है भाई। फिर क्या होगा बीजांड द्वार में प्रवेश करने के बाद, अब बीजांड द्वार में प्रवेश करने के बाद हम इसको मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश करवाएंगे। ठीक है। तो मादा युग्मकोद्भिद में कैसे प्रवेश करती है भाई, देखें ध्यान से। ये है मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है। और इस मादा युग्मकोद्भिद में यहां पर है ये बड़ी कोशिका, जिसे कहते हैं हम अंड कोशिका। ठीक है। और यहां पर है ये दो छोटी छोटी सहायक कोशिकाएं। ये दोनों सहायक कोशिकाएं आसपास वाली, और बीच वाली कौन सी है, अंड कोशिका। ठीक है। जो दोनों सहायक कोशिकाएं हैं, उन दोनों सहायक कोशिकाओं के निचले किनारे पर यहां पर पाया जाता है तंतु रूप समुच्चय। माने कि विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। कहाँ होती है, सहायक कोशिकाओं के निचले भाग पर। ठीक है। तो जैसे ही ये बीजांड द्वार है, ये वाला एरिया, देख लिया आपने।
ये हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया यहाँ पर, तो ये बीजांड द्वार है। सॉरी। अब ये जो पराग नली आएगी, ये पराग नली बीजांड द्वार में प्रवेश करेगी, और बीजांड द्वार में प्रवेश करने के बाद एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाएगी, और इस सहायक कोशिका में भी प्रवेश कहां से करेगी? इस तंतुरूप समुच्चय से प्रवेश करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, और इसमें होंगे क्या, दो नर युग्मक, एक नर युग्मक ये रहा और दूसरा नर युग्मक ये रहा। क्लियर है भाई? ये क्या है, ये है पराग नली। ठीक है, ये पराग नली प्रवेश करेगी बीजांड द्वार में, और बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी पूरे बड़े भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद में, और मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश कहां से करेगी? सहायक कोशिकाओं के तंतु रूप समुच्चय से। ये ब्लैक वाला क्या है, तंतु रूप समुच्चय, और ये बड़ी कोशिका क्या दिख रही है आपको? सहायक कोशिका। बात समझ में आई? तो पहले पराग नली जो नर युग्मकों को लेकर आ रही है, वो प्रवेश करेगी बीजांड में, फिर बीजांड से प्रवेश करेगी मादा युग्मकोद्भिद में। बीजांड में प्रवेश करेगी वो कहां से? बीजांड द्वार से, और मादा युग्मकोद्भिद में वो प्रवेश करेगी कहां से? सहायक कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेगी, और सहायक कोशिकाओं के अंदर किसकी सहायता से प्रवेश करेगी? वो तंतुरूप समुच्चय की सहायता से। ठीक है, और वहां पर जाकर किनको मुक्त कर देगी? दो नर युग्मकों को मुक्त कर देगी। ये फट जाएगी यहां से, और क्या कर देगी? दो नर युग्मकों को मुक्त कर देगी। लिख लें इसे, लिखिए जरा, पैरा चेंज कीजिएगा। पराग नली का अंडाशय में पहुंचने के पश्चात, पराग नली का अंडाशय में पहुंचने के पश्चात अंडाशय में पहुंचने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में कहां से प्रवेश करती है? बीजांड द्वार से। ठीक है, तो बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है, और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, और उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, और उसके बाद मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। आगे लिखिए, पराग नली का भ्रूण कोश में पराग नली का भ्रूण कोश में भ्रूण कोश में कहां से प्रवेश करती है भाई? भ्रूण कोश में इस सहायक कोशिका के तंतुरूप समुच्चय से। भ्रूण कोश में सहायक कोशिका के सहायक कोशिका के तंतुरूप समुच्चय से प्रवेश करती है। सहायक कोशिका के तंतुरूप समुच्चय से प्रवेश करती है। सहायक कोशिका के तंतुरूप समुच्चय से प्रवेश करती है।
ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण। ठीक है, किसे कहा था हमने पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण? पराग कणों का वृत्तिकाग्र में पहुंचने से लेकर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तक की संपूर्ण घटना को हम पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण कहते हैं। अब ये संकर्षण कैसे कंप्लीट होता है हमने एक एक करके बात कर ली है। ठीक है, कैसे सुयोग्य अयोग्य को पहचाना जाता है, कैसे अंकुरण होता है, कैसे पराग नलिका वृद्धि करती है। ठीक है, दो अलग अलग तरह के जो पराग कण हैं जिनमें द्विकोशी की अवस्था और त्रिकोशी की अवस्था आती है, ठीक है, उनमें किस किस तरह से ये प्रवेश करता है, द्विकोशी की अवस्था होती है तब क्या होता है और त्रिकोशी की अवस्था होती है तब क्या होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि अंडाशय में पहुंचने के बाद वो बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में वो कैसे प्रवेश करती है? बीजांड द्वारी सिरे से। फिर बीजांड द्वार के बाद वो मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश करती है, और मादा युग्मकोद्भिद में वो कैसे प्रवेश करती है? सहायक कोशिका के तंतु रूप समुच्चय से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण। ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई सर डाउट है इसमें तो अभी मुझसे पूछे। हाँ सर इसमें पूछो ये बेटा। लाइन ऐड नहीं करोगे क्या आप कौन सी बेटा? कि पराग नली सहायक कोशिका के अंदर जाकर दोनों नरीमकों को फटकर दोनों नरीमकों को छोड़ देती है? नहीं बेटा, ये नहीं करेंगे, वो इसका हिस्सा नहीं है, बस प्रवेश करने तक ये हमारा वो निषेचन का पार्ट होगा बेटा, है ना, वो ओके फर्टिलाइजेशन सर। का पार्ट है बेटा। ओके बेटा। चलिए बेटा। ओके सर। तो यार सॉरी यार बेटा, मगर वो लाइट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से आज मुझे छत पे ही लेना पड़ा। आवाजें भी आ रही होंगी, पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोई बात नहीं, कल इसको वापस समझ लेंगे, है ना, आज तो लिखाने का काम तो हो गया अपना। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बेटा। हेलो सर। सर क्लास खत्म हो गई क्या आज? बस।